अब हम देख लेते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो अहम बातें थी जो उन्होंने हमें इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू बताई, वो क्या थी। पोस्टुलेट्स नंबर 1, a hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbits of radius r. फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल दी। हाइड्रोजन एटम की इसलिए ली क्योंकि सिंपलेस्ट एटम है हमारे पास, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहा होता है। इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन एटम के थ्रू हमें बताया, एक्सप्लेन किया कि उसमें एक टाइनी छोटा सा न्यूक्लियस है, जैसे आप डायग्राम में सेंटर में देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके लिए सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और रेडियस आर, जिसका के रेडियस आर है उस ऑर्बिट का। सेकंड मेन पॉइंट, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, यानी कि एक एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहता है उसमें, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। मैंने इन पोस्टुलेट को शॉर्ट करके लिखा, आप बुक से स्टडी करके उसको टैली कर सकते हैं, आपको जो है हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड है, एनर्जी इज रिलीज और एब्सॉर्ब ओनली इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मौजूद रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एनर्जी को ना तो रिलीज करेगा ना एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी कब रिलीज और एब्सॉर्ब होगी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज या एब्सॉर्ब होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा, एनर्जी ना तो रिलीज होगी ना एब्सॉर्ब। कब होगी रिलीज या एब्सॉर्ब? जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी और रिलीज कब होगी? अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर आप स्टेयर्स जो है वो चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और इसी के बरक्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, अगर आप स्टेयर्स से उतर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी निकलेगी। और ये बेसिकली जो मैंने KLM लिखा हुआ है, ये इन शेल्स के नेम दिए हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं M1, M2 और M3। तो ये था हमारे पास बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, जिससे हमें पता चला कि एक एटम में न्यूक्लियस मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने हमें नहीं बताया था, ऑर्बिट्स का कोई इसमें जिक्र नहीं था। बोहर्स के मॉडल से हमें पता चला कि वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। यही जो है वो रीज़न है हमारे पास एटम के एक स्टेबल स्ट्रक्चर होने की, कि रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमें पता चल गया कि एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। वो कैसे स्टेबल है? क्योंकि न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन मौजूद है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जिसके गिर्द घूम रहे हैं वो क्यों नहीं न्यूक्लियस पर आके गिरते? इस वजह से कि वो अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है। वो एनर्जी ना तो रिलीज करेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे, और जब रिलीज और एब्जॉर्ब करेंगे वो भी एक स्पेशल केस होगा जो मैंने यहाँ बता दिया है। इससे हमें पता चला बोहर के एटॉमिक मॉडल से कि एटम जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ तक हमारे पास 1913 में जब बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था, तो हमारे पास प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये डिस्कवर्ड हो गए थे हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर में। सिर्फ एक जो थर्ड पार्टिकल था न्यूट्रॉन, वो बाद में जाके डिस्कवर हुआ था 1932 में, और हमें पता चला था कि उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। वो अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो आप डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की वीडियो को देख सकते हैं।